सर, लालू के लाल तेजस्वी यादव, नौमी फेल तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव बड़बोलापन दिखा रहे थे कि सीबीआई ईडी हमारे घर में दफ्तर खोल ले, दिन रात छापेमारी करे। ये नौटंकी, ये ड्रामेबाजी पूरी तरह से घुसर गई जब ईडी दिल्ली में तेजस्वी के घर पे छापेमारी की। साउथ दिल्ली में आलीशान घर है तेजस्वी का, ये मुझे भी नहीं पता था। बहन मीसा भारती का अलग जो सरकारी निवास है उसमें तेजस्वी रहते हैं, लालू रहते हैं, तेजस्वी अलग घर पे। और आज जब तेजस्वी की बीवी बेहोश हो गई तो लालू ने कार्ड खेला कि मेरी बहू जो गर्भवती है उसे जांच एजेंसी नीति नरेंद्र मोदी परेशान करवा रहे हैं। लालू जातीय द्वेष, जातीय घृणा के माध्यम से फिर 90 के दशक में बिहार को ले जाने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन बिहार में किसी भी शहर में लालू के इस ढोंग का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा नीतीश कुमार ने तो कांड कर दिया। लालू के लालों के यहां लाखों लाख नहीं करोड़ों की नकदी मिली है। सोना किलो के भाव से गरीबों के मसीहा के घर मिल रहा है सर। लेकिन गरीबों की मसीहा के घर इस खेल को क्या देश की जनता जान गई है? बिहार में जातिवादी उन्माद फैलाने की लालू की साजिश की हवा भी निकल गई। उसके समधियों के घर छापे मारी। ये पूरा खेल क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिन पहले जनता से इजाजत लिया था कि मैं भ्रष्ट नेताओं, बेईमानों पर अब एक्शन लूंगा, हमें आपके साथ की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि देश की जनता पूरी तरह से मोदी के साथ खड़ी हो गई है, इसीलिए उन्मादी जातिवादी नेताओं के नारों का कोई असर नहीं दिख रहा अब? हाँ मनीष जी, ये एक बड़ा परिवर्तन है देश के सोच में, देश के चरित्र और चेहरे में। अन्यथा ये अगर पुराना दौर होता आज से 10-15 साल पहले का, तो पटना में उधम हो गया होता, गाड़ियां जला दी गई होती, रास्ते रोक दिए गए होते। या दिल्ली में आ जाइए, जो जालसाज है केजरीवाल, इसने बड़ी नौटंकी की, बड़ा नाटक किया। इसके ऊपर निछावर भी हो गए न्यूज चैनल, इसके प्रचार में इसके ढोंग को, पाखंड को लगातार दिखाते रहे। लेकिन दिल्ली की जनता कहीं दिखी नहीं, कहीं कोई धरना प्रदर्शन, वो प्रतीकात्मक जंतर मंतर में जो पेशेवर धरनाबाज हैं उनके अलावा कहीं आम जनता में कोई सुगबुगाहट हुई नहीं। इसका मतलब जैसे इंतजार कर रही थी जनता कि इनके भ्रष्टाचार का गड़ा फूटे। और वही मनीष जी जो लालू यादव पे हुआ भर्ती घोटाले में, जरा इसका दूसरे निगाह से देखिए मनीष कि ये जो आज जो ईडी ने अपनी अभी बिल्कुल संकेत दिए हैं, जो उसने मतलब प्रारंभिक इशारे किए हैं, वो बता रहे हैं कि लालू के पाप का घड़ा अब भरा है मनीष। लालू के पाप का घड़ा अब भरा है। वो जो 4 सजाएं हुई थी उससे भी इसके उस घड़े पे कोई असर पड़ा नहीं था, क्योंकि इसकी संपत्ति कहीं जब्त नहीं हुई थी मनीष जी। जरा दर्शक एक बात अच्छे समझ लें, इसका मैं बता रहा हूँ कि इसका एक पहलू जिसपे चर्चा नहीं हो रही कि चारा घोटाले में 10-15 साल तक सीबीआई जांच करती रही, और उसके बाद सबूत इतने मजबूत थे कि चार मामलों में इसको सजा हो गई, 2 में भी हो जाएगी। ये जो कानून के जानकार है वो कह रहे हैं इसको सजा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यूपीए कार्यकाल है, वो इसको सजा भी यूपीए कार्यकाल के दौरान भी वही उसी चला, वो इसकी संपत्ति नहीं पकड़ पाए। वो मनीष जी, वो सीबीआई जो चारा घोटाले में इसको जांच कर रही थी, इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, उस सीबीआई को लालू यादव की वो संपत्ति नहीं मिली जो अब सीबीआई ने ढूंढी है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस और मोदी सरकार का फर्क, कि वो कोई पूछे कि उस कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए कि ये संपत्ति अचानक नहीं पैदा हुई मनीष जी, ये 2014 के बाद नहीं पैदा हुई, जिसका खुलासा आज ईडी ने किया और दर्शक जान लगे प्रारंभिक जांच है मनीष जी। ये बिल्कुल मतलब जैसे ना कि ढक्कन खोलते ही एकदम से जहर बाहर आने लगा है। अभी अंदर आगे क्या होगा ये हम लोग आने वाले दिन में देखेंगे। तो मनीष जी, अच्छा ये तो एक पहलू है इसका। अभी मैं आता हूँ कि ईडी ने कहा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं उभरने हम लोग उस खबरों का वो पहलू दिखाते हैं जो आम आदमी दिखता नहीं, और ये दिखाते नहीं, ये खैराती। दूसरा पहलू ये है कि जो बरामदगी मनीष जी आज ईडी ने दिखाई है वो एक बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक पक्ष की तरफ इशारा कर रही है।
वो एक मनीष जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, या हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि पूरा जो घोटाला है वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए है। ग्रुप डी के मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये घोटाला है। ये देखिए मनीष जी दिखा रहे हैं, कुछ पहले देख लीजिए। ये माल है सर, ये माल मिला है तेजस्वी के घर में। ये जी, ये तो अभी बताता हूँ मनीष ये जी। जो सोना है, ये सोना है, ये कैश है, ये नकदी तेजस्वी यादव और उसके बहनोई के घर से बरामदगी हुई है। नहीं मनीष जी, ये तो 1% भी नहीं, ये तो 1% भी नहीं। जो ईडी ने अपना खुलासा किया वो इससे बहुत कई 100% ज्यादा है। ये तो 1% है केवल, जो बाई जैसे ना कैश इन हैंड दिखाया जाता वो है ये। तो मनीष जी ग्रुप डी की नौकरी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, समझिए बहुत गरीब आदमी ही उस नौकरी को करता है। कोई बहुत संपन्न आदमी उस नौकरी करना पसंद नहीं करता। और उस ग्रुप डी की नौकरी के लिए मनीष जी, जो खलासी पोर्टर इस तरह की जो नौकरियां होती हैं, उसके लिए कोई कितनी घूस दे देगा, जरा सोचिए आप। उसके लिए कोई 1 करोड़ रुपए की घूस नहीं देगा। उसके लिए बहुत ज्यादा अपनी औकात से बाहर चला जाएगा गरीब आदमी, 10-5 लाख रुपए की घूस देगा मनीष जी। और उस रेलवे भर्ती घोटाला में जो ईडी ने आज खुलासा किया है मनीष जी, जो आपने अभी दिखाया कि 1 करोड़ का कैश और करीब 2 किलो से ज्यादा सोना, 2000 करीब डॉलर, ये सब तो उसको तत्काल मिले हैं। और मनीष जी आज जो 24 जगह छापेमारी हुई है, उसमें जो ईडी को मिले हाथ लगे हैं सबूत, वो मनीष जी 300 करोड़ की तो 350 करोड़ की तो अचल संपत्ति, ओ माय साढ़े गॉड, तीन सौ 350 करोड़ की अचल संपत्ति और 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो इधर उधर से राउट की गई है। तो यानी कुल 600 करोड़ की संपत्ति उस ईडी ने आज ईडी के हाथ उस 600 करोड़ की संपत्ति पे पहुंच गए। तो मनीष जी जो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी, उसमें गरीब आदमी को लूट के 600 करोड़ की संपत्ति, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में गरीबों का शोषण किया गया। मतलब मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि ग्रुप डी की नौकरी जो चतुर्थ श्रेणी की होती है, और उसमें उसमें कोई करोड़ रुपए की, कोई आईएएस और पीसीएस की नौकरी नहीं कि कोई 1 करोड़ रुपए की इसको दे रहा, क्योंकि वो बाकी का भर्ती प्रोसीजर कुछ अलग था। उसमें लालू की चल नहीं सकती थी, अन्यथा ये उसमें भी करता भ्रष्टाचार। तो वो खलासी पोर्टर इस तरह के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी से जब जांच घोटाले की जांच शुरू की है, तो ईडी को अभी पहले दिन जब 24 जगह छापे मारे हैं, तो उसने कहा कि 350 करोड़ की तो सीधे सीधे अचल संपत्ति पकड़ में आई है और 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति। और उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया मनीष जी की, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो बंगला है दिल्ली का, इसकी इसकी कीमत कागज पे 4 लाख रुपए दिखाई गई है। मनीष जी आप तो दिल्ली बहुत अच्छे से जानते हैं, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। दिल्ली का है, उसकी उसकी फोटो हम लोग देख रहे हैं। वहां तो ये ईट ईट भी सोने के दाम पे बिकती है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। सोने के दाम बिकती है, और उसको कागज पे इस लालू परिवार ने 4 लाख रुपए का दिखाया था, लेकिन उसने ईडी का 3.5 या 4.5 करोड़ रुपए की उसकी कीमत है। और ये सब उस रेल घोटाले से जुड़ा वो भी हुआ है। बहुत कम आकी है। हाँ नहीं, वो मनीष जी मैं अभी यही कहने जा रहा था कि दर्शक ये समझ लें कि ईडी जैसे 600 करोड़ की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था सर, सिंगल बेडरूम का घर भी 5-7 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा, यदि किसी फ्लोर पे होगा तो भी। हाँ तो मनीष जी मैं वही अभी दर्शकों को कहने जाता कि ये 600 करोड़ भी आप इससे समझ लीजिए कि ईडी कभी मार्केट रेट नहीं बताता। ईडी जो वहां का जो सर्किल रेट होता है, जो सरकारी दर होती है, उसके हिसाब से आकलन करता है। तब ये जहां भी संपत्तियां पकड़ी गई है वो 600 करोड़ है, यानी इसको आप 4-5-6 गुना ज्यादा आज के मार्केट की अगर बात करिए तो मार्केट के हिसाब से आप समझ लीजिए। और उसका एक सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने दे दिया कि जो ईडी के सरकारी दर के हिसाब से ईडी ने जो आकलन किया है वो 4.5 करोड़ की संपत्ति बिल्डिंग है, जिसको इन्होंने 4 लाख दिखाया था। तो समझिए लूट की पराकाष्ठा बनी थी, लूट की पराकाष्ठा। और इसका मतलब गरीब आदमी चतुर्थ श्रेणी में, फिर कह रहा हूँ कि गरीब आदमी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी गरीब आदमी ही करता है। तो लालू राज में गरीबों को कैसे लूटा गया, उनकी जमीनें लिखवा ली गई, ये सब अब सामने आ रहा है। और मेरा जो पहला सवाल मैंने किया था
ये इस कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जिस लालू यादव को चारा घोटाले के 4-4 मामलों में सजा हो गई, लालू ना सिर्फ सजा याफ्ता अपराधी है, बल्कि इंटरेस्टिंग ये है। जी जी। और जो आप गरीबों की बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं एंगल सर जोड़ दूं कि मेरे एक मित्र, जो बचपन के मेरे मित्र हैं, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, उन्हें उनके पिताजी बता रहे थे, चूंकि हम लोग, कि लालू ने उस क्षेत्र के, मतलब अपने गांव के आसपास के क्षेत्र के जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको बड़े षड्यंत्र के साथ, जब चारा घोटाला से पहले ही जमीन छीन ली सबकी, कि तड़ा के लग, तुम्हें मैं फलाना जगह में बैंक में नौकरी दिला दूंगा। ये सिर्फ रेलवे में नहीं हुआ है, बैंकों में अलग अलग जगहों के नौकरी दिलाने के नाम पर, फोर्थ ग्रेड के नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों की जमीन छीन ली गई है। अभी ये सब चीजें तो सामने आना, अभी तो सिर्फ रेलवे का हो रहा है, तब समझा नहीं ये जाए तो कि गरीबों के मसीहा के नाम बनने पर इस आदमी ने कितना लूटा है, अभी कितनी हाई। सर, इसे बहुत बुरा लग रहा है कि इसकी इसकी पुतोहू जो है वो गर्भवती थी, बेहोश हो गई। ऐसे लोगों को अपने पाप दिखाई नहीं देते इस बुढ़ापे में भी। नहीं मनीष जी, मैं उस मुद्दे पे भी बोलने वाला था कि लालू को बड़ा बुरा लगा कि बता रहा पतोहू बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती हुई। ठीक है, उस लड़की से क्या लेना देना, उसका को वो तो बहू है, उसका इन कुकर्मियों के कुकर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस घर की सदस्य तो बनी, सब जानते बूझते बनी। लेकिन लालू को मनीष जी इतना बुरा लगा अपनी बहू का बेहोश हो जाना। और लालू जरा अपने गिरेबान में जाके अपनी आत्मा से सवाल करे मनीष जी। एक तुलनात्मक फिर बताता हूँ कि पिछले 2-3 साल से, मतलब पिछले कम से कम 2 साल तो ऐसे गुजरे कि मनीष जी रेल दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान ही नहीं गई, किसी भी व्यक्ति की, यानी अगर हुई भी तो छोटी मोटी हुई, उसमें कोई मानव हानि, जनहानि नहीं हुई। और अब भी अभी 2022 का भी आंकड़ा है, तो अगर बहुत होगी तो शायद 10-15 होंगे, जो मेरा अनुमान है वो भी शायद ना हो। और मनीष जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, रेलवे में औसतन औसतन रेल दुर्घटनाओं में 250 से 300 आदमी मरता था हर साल, उसकी जान चली जाती थी। क्यों चली जाती थी? हम लोगों जिस दिन हम लोगों ने लालू के रेल भ्रष्टाचार में बात की थी कि 10 साल कोई मेंटेनेंस का काम ही नहीं हुआ, किस तरह से परियोजनाएं पड़ी रही, पैसा खर्च हो गया, उड़ गया, कहाँ उड़ गया। और ओवरलोडिंग की लालू ने मुनाफा दिखाने के चक्कर में मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग की इजाजत दे दी, पटरियों का भट्टा बैठ गया। और वो तो रेलवे के रिकॉर्ड है और पुलिस के रिकॉर्ड है अलग अलग, कि 2014 तक औसतन 250 से 300 आदमी मर जाता था रेल दुर्घटनाओं में। जो मनीष जी नरेंद्र मोदी के अब जो स्थिति लाए कंट्रोल करते करते, मैंने कहा पिछले 2-3 साल के अंदर 1-2 साल तो ऐसे निकले कि जिसमें एक भी आदमी की मृत्यु नहीं, और जो होती है तो 10-15-20 तक घटा दिया है। तो मनीष जी वो जो 250 से 300 आदमी मर जाता था हर साल, उनके ऊपर कभी दया आई लालू को? क्योंकि लालू के निकम्मेपन, नकारेपन और भ्रष्ट तंत्र के वो परिणाम था, जिसको काबू करने में नरेंद्र मोदी को 4-5 साल लगे, लेकिन काबू कर रहा है। उन्होंने दिखाया कि अब क्यों नहीं मनीष जी दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, अब क्यों नहीं जा रही है, ये लालू बताए। तो ये आज का और एक दिन का नहीं, मैंने कहा पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि वो जो उन दुर्घटनाओं में जो लोग मरे, उसका भी जिम्मेदार इस आदमी का भ्रष्टाचार था, इस आदमी का भ्रष्टाचार था। तो बहू का बेहोश हो जाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मर गए इसके भ्रष्टाचार, इसके नकारेपन की वजह से, उनके बारे में कभी जवाब देगा, कभी इससे कोई पूछेगा? तो ये ढोंग, ये पाखंड चलेगा नहीं। और जो मनीष जी 600 करोड़ वाली अभी बात हो रही थी, ये तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कि दर्शक ये जानने की तो प्रथम दृष्टया अभी पहला दिन समझिए, दूसरा दिन था, और जो पहली निगाह में पकड़ में आई, और आप इससे समझ लीजिए कि आज मारे घबराहट के जो बड़ी बड़ी लंबी डींगे हाँक रहा था तेजस्वी यादव, आज वो ईडी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उसने ऐन मौके पे कह दिया कि मेरी बीवी बीमार है तो मैं बड़ा बिजी हूँ, और मेरे ख्याल से अपनी तीसरी बार जो ईडी बुलाएगी तो उसके बाद ये बहानेबाजी चलेगी नहीं, फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा इनसे। तो वो केवल इसीलिए क्योंकि अब हाथ पांव फूले हुए हैं, वो टीवी कैमरों के सामने आके मुस्कुराते हुए कहना, लेकिन वो मालूम है कि असलियत क्या है। जो 600 करोड़ का काला धन आया है पकड़ में। और मैं फिर कह रहा हूँ मनीष जी, एक तो इसका ये आकलन ही सरकारी रेटों पे है, इसको आप बहुत दुगना, मतलब 4 गुना 5 गुना आप मानिए, क्योंकि ये लोग ऐसी जगहों पे खरीदते हैं जहाँ वो वैसे ही ऑलरेडी बहुत महंगी जमीनें होती हैं।
तो कई गुना ज्यादा इससे है, उसकी कीमत आप समझिए। और ये FIR है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अभी जांच ठीक से हुई नहीं। अभी तो जो 24 जगह जहां धरपकड़ हुई, जो प्रत्यक्ष मिल गया, अभी जब गहराई से जांच होगी तो पता नहीं ये संख्या कहां पहुंचेगी। और इसीलिए लालू के वो जो बड़े कमाल के पुत्र हैं, 10वां फेल चीफ मिनिस्टर बिहार के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आज ईडी के सामने दोबारा, इससे पहले भी टाल चुका और अब की फिर टाल के जो कह रहा है, आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि मैंने तो कहा कि मेरे घर पे ही ऑफिस बना लो। तो वो जो घर पे ऑफिस बनवा रहे थे, वो ईडी के ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिस दिन ऑफिस घर में बन जाएगा तो भगवान ही जाने क्या होगा। तो अभी देखते जाइए। लेकिन ये है कि पूरे देश को चौंकाया है। मनी मनी जी, मैं कल्पना नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, लेकिन इस रेल भर्ती घोटाले में 600 करोड़, मतलब ग्रुप डी की भर्ती, यानी उस समय कोई बिना पैसा दिए भर्ती नहीं हुआ मनी जी, ये समझिए आप। इतने ग्रुप डी की भर्ती के घोटाले की जांच में 600 करोड़ बरामद होना, ये निश्चित है कि उस दौर में बिना पैसे के भर्ती हुई ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अलाची खलाची की पोस्ट कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं देता, गरीब आदमी होता, उससे जितना वो दे सकता वही उसकी क्षमता होती है। या जमीन निकाली, वो सामने है। तो मनीष जी, जो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए, जो खैराती कभी कभी हम लोग के इस पर भी आ जाते हैं कमेंट करने, कि एक आदमी जो पहले जानवरों के हिस्से का चारा बेच खाया जिसने, वो, और उसके बाद जो सरकारी नौकरी में जो सबसे निचली नौकरी, जो सबसे गरीब आदमी समाज का करता है, उसके साथ कैसी लूटपाट की वो ये उजागर हो रही है। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये ईमानदार है। और इसके बारे में क्यों बात की जाती, इसके बारे में हमेशा बात की जाएगी। और जब तक ये तब तक तो बात होगी। मेरे ख्याल से इसके बाद इतिहास में पढ़ाया भी जाना चाहिए मनीष जी, एक ऐसा भी बेईमान आदमी था, एक ऐसा भी बेईमान नेता था, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जाने। सर, ये गरीबों का मसीहा बनता था, ये पिछड़ों का मसीहा बनता था। जानकारी के मुताबिक लालू यादव ने जितने भी बिना वैकेंसी के जो नौकरी दी, वो ज्यादातर अपर कास्ट के लोग थे। इसके दो पहलू हैं सर। एक तो अपर कास्ट के जो लोग हैं, खास करके जो भूमिहार जाति के लोग हैं, ब्राह्मण, जो भूमिहारों के पास चूंकि जमीन ज्यादा बिहार में होती है थोड़ी बहुत, यदि गरीब भी हैं तो ज्यादातर उनसे जमीन छीना। उसके दो एंगल थे कि या तो उनको भूमिहीन बना दो, जो अपर कास्ट के जो लोग उनकी गांव के आसपास हैं उन्हें भूमिहीन बलपूर्वक, और ये बताया जा रहा है कि जो नौकरी भी दी गई वो बलपूर्वक जमीन छीना गया उनसे, कि तुम्हारा 10 बीघा जमीन जो है तुम्हारा, ये हम कब्जा लेंगे, ऐसे भी तुमसे छीन लेंगे। अब ये चीजें आ रही कि उसके साला जो है, इस तरह से साधु यादव, इस तरह के लोग जो करते थे, वो जमीन या तो मतलब तुम्हें देना तो पड़ेगा ही, इसके बदले चाहो तो नौकरी ले लो। डबल स्टैंडर्ड ये माना जा रहा है। कुछ लोग इस तरह की शिकायतें, मतलब जो आदमी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात करता था पिछड़ों की, पिछड़ों को ना देकर के अगरों को दिया, और अगरों को बेबस कर दिया, उनको जो सो कॉल्ड थे, कि उनकी बड़े बड़े जो उपजाऊ जमीन है वो एक तरह से छीन लिया गया, और यदि वो नहीं देते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे भी जो है उस समय जिस तरह का लूट का धंधा था, उससे उसकी जमीन छीन ली जाती। ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, ये अत्याचार भी है। लालू को उसके पापों की सजा मिल रही है। और मुझे लगता है कि बार बार याद किया जाने की जरूरत है कि चंदा बाबू, आपको याद होंगे, उनके बेटों को लालू के गुर्गे शहाबुद्दीन ने तेजाब में नहला दिया था। और ये सबको पता है, लालू युग में लालू के सामने सब कुछ हुआ। शहाबुद्दीन क्या करता था, दूसरों की पीड़ा लालू को कभी नहीं समझ में आई। आज उसकी गर्भवती बहू गिर गई, अस्पताल में भर्ती हुई हो गई अपने ससुर और अपने पति के पाप के कारनामों को देख करके, तो लालू ने विक्टिम कार्ड खेला। इसके दो पहलू हैं। क्या ईश्वरीय न्याय, थोड़ा इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये, क्या लालू जैसे नेता जो एक समय में जातिगत द्वेष फैला देते थे, दंगा करवा देते थे, आज उनकी बातों पर कि मेरी बहू को, गर्भवती बहू बेहोश हो गई, मोदी का भला नहीं होगा, इस तरह की चीजें, हम डरने वाले नहीं, हमने जेपी आंदोलन में हम नहीं डरे, हम फलाना में नहीं डरे, ये जो नाटक है, इसके क्या मायने हैं सर? ना मनीष जी, आपने बेहतरीन उसका एक जवाब दे दिया। कि मैं तो बहू वाली बात मैं दूसरे तरीके से कह रहा था कि चंदा बाबू के 2 जवान बेटे तेजाब में नहला के गला दिए गए, तब आज तक ये लालू एक शब्द नहीं बोला उनपे। आज तक ये एक शब्द नहीं बोला। आज तक उन चंदा बाबू से कभी मिलने नहीं गया, कोई सहानुभूति इस पे नहीं दर्शाई। तो मनीष जी, जिसका अब तो रहे भी नहीं चंदा बाबू।
नहीं, जब जब थे तब भी कहाँ गया ये, तब भी कहाँ गया जब वो अकेले बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल। लड़ रहे थे। तब भी कहाँ गया, कभी नहीं गया ना। जाना तो बड़ी मैं दूर की व्यूअर बात से नहीं, कभी बता दूं उनके। कि चंदा बाबू वाली ये स्टोरी द व्यूज मीडिया और मनीष ठाकुर दोनों पे है। दिल दहला देने वाली बिहार की वो कहानी है कि सीवान क्षेत्र में किराना का व्यापार करते थे चंदा बाबू, और शहाबुद्दीन को जब हफ्ता नहीं दिया तो उनके दोनों बेटों को तेजाब में नहला दिया। और तीसरा बेटा जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ ताकि भय का माहौल बने, और तीसरा बेटा जो गवाह था, तो लालू और नीतीश की जो दोबारा सरकार बनी थी उस समय उस गवाह की भी हत्या कर दी गई ट्रक से कुचल करके। ये लालू के दौर का इंसाफ था। जब लालू के नीतीश के साथ दोबारा सरकार बनी, अभी तो तिवारा बनी हुई है, तो समझ जाइए कि जंगल राज का क्या कहानी है। और ऐसे लालू यादव जब नैतिकता की बातें करते हैं, ऐसे लालू यादव जो अपनी बहू के गर्भवती होने पर गिर जाने की बात करते हैं, तो समझ जाइए कि आज भी कुछ खलियर खैराती उस पे भी जातिवादी एंगल करते हैं। ये सजा याफ्ता अपराधी आज के डेट में भी मसीहा बना हुआ है, क्रिमिनल है, अदालत के द्वारा घोषित क्रिमिनल है लालू प्रसाद यादव। अब सिंपल अदर इस लालू यादव को इस देश ने वोट देने का अधिकार छीन लिया है सर, ये सामान्य बात नहीं है। इस देश के कानून ने लालू यादव को ना सिर्फ चुनाव लड़ने पर रोक लगाया हुआ है, ना सिर्फ उसकी विधायकी और सांसदी गई है, इस देश में लालू यादव और आजम खान जैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये इस देश का कानून है। भले इस पे चर्चा कभी नहीं हुई, मीडिया ने कभी खबर नहीं बनाई कि लालू वोट देने का अधिकारी नहीं है। तो ईश्वरीय न्याय तो हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कम हुआ है, अभी बहुत कम हुआ है। मनीष जी, कबीर का एक दोहा है और वो बहुत बड़ी सीख देता है, वो लालू यादव पे लागू होगा। उनका है कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। तो उन्होंने अपने उस जमाने कहा है कि जो बकरी घास खाती है उसकी तो खाल खींच ली जाती है, मतलब मार देते हैं उसको, और जो बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। तो इस आदमी ने बकरियों के हिस्से का चारा भी खाया, इसने आदमियों के हिस्से का भी खाया। तो इसका तो हाल मतलब कबीर कह रहे हैं आज से समझिए 600-700 साल पहले। तो इस आदमी को भोगना तो है ही है, वो नहीं, इस आदमी को भोगना है। और जैसे इसने धन जमा किया था, जिस तरह से धरपकड़ अब चल रही है, तो वो धन भी ये साथ ही ले जाएगा अपने। ये धन भोग नहीं पाएगा, क्योंकि 600 करोड़ की तो आई है अभी। जांच होनी, और मनीष जी एक जांच और करवानी चाहिए नरेंद्र मोदी को, जब इतना सब हो ही गया है कि इसके कालखंड में जो जिन परियोजनाओं के लिए बजट में आवंटन हुआ, राशि दी गई, उन परियोजनाओं का क्या हुआ, उन परियोजनाओं का क्या हुआ। क्योंकि मैं बताता हूँ कि अक्सर की वो एक 68 राशि थी, और 14 में जब मोदी आए तो पता चला कि एक परियोजना पे काम चल रहा है, बाकी 67 को छुआ नहीं गया, और वो सारा फंड खत्म हो गया। लेकिन कहाँ गया पैसा? तो बड़ी बेरहमी से लूटा इस आदमी ने, बिल्कुल जैसे गंदे की रस्सी गंदा निचोड़ा जाता है या कोल्हू से तेल, वही किया है। इसकी जांच होनी चाहिए, उसके पूरे कार्यकाल की। और उसमें बड़ी मदद किसी की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत मदद वो ममता बनर्जी का व्हाइट पेपर कर देगा, जो उन्होंने रेल मंत्री बनते ही जारी किया था कि लालू ने क्या क्या किया था। उस पर एक जांच होनी चाहिए। सर, इस देश का दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है और वो छुट्टा घूम रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मीडिया उसके इसे ऐसे पेश करती है कि वो मसीहा आज की डेट में भी रहा हो। लेकिन कमाल की बात है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में लालू यादव को क्लीन चिट मिल गया, कोई सबूत नहीं मिला जांच एजेंसी को सोनिया के मनमोहनी काल में। तो इस बात की तो में कोई दो राय नहीं कि केंद्र में जो आप सरकार चुनते हैं उसकी ईमानदारी, उसके निष्ठा के मायने तो होते ही हैं। सोचिए कि जो व्यक्ति 5-5 मामले में अपराधी, सजायाफ्ता अपराधी है, वो उसी मामले के लिए आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्दोष है। मतलब उस समय जांच एजेंसी को कुछ मिला ही नहीं। तो कितना दबाव में सब कुछ होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है।